क्लैमाइडोमोनास जैसे कई एककोशिकीय शैवाल जल में रहते हैं। वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं? वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। क्लैमाइडोमोनास एक कोशिकीय हरा शैवाल है। इसमें श्वासरंध्र स्टोमेटा जैसी संरचनाएं नहीं होती हैं। यह पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को साधारण विसरण के माध्यम से सीधे अपनी कोशिका सतह से ग्रहण करता है। यही तरीका अमीबा, पैरामीशियम और अन्य एककोशिकीय जीवों में भी पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न ऑक्सीजन को संग्रहित करना। क्लैमाइडोमोनास प्रकाश संश्लेषण करता है, परंतु ऑक्सीजन को संग्रहित करके उपयोग नहीं करता, बल्कि आवश्यकता अनुसार विसरण द्वारा लेता है। श्वासरंध्र स्टोमेटा केवल बहुकोशिकीय स्थलीय पौधे में होते हैं, क्लैमाइडोमोनास में नहीं। एनओरेबिक रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपातकालीन स्थिति में ही होता है, सामान्य श्वसन का तरीका नहीं है। अतिरिक्त तथ्य: क्लैमाइडोमोनास हरा शैवाल जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण भी करता है। यह द्विगुणीय विशेषता वाला है, स्वपोषी भी और आवश्यकता पड़ने पर परपोषी भी हो सकता है। श्वसन का सामान्य तरीका एरोबिक श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अमरबेल एक परजीवी है। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। यह अन्य पौधों पर निर्भर रहता है और पोषण के लिए उनकी संरचनाओं जैसे जड़ और तना का उपयोग करता है। इसमें पर्णहरित नहीं होता है, जिससे वह स्वयं भोजन नहीं बना सकता। पीचर प्लांट एक कीटभक्षी पौधा है, लेकिन यह परजीवी नहीं है। आम एक स्वतंत्र रूप से भोजन बनाने वाला पौधा है और परजीवी नहीं है। नागफनी एक स्वावलंबी पौधा है और शुष्क क्षेत्रों में रहता है। यह परजीवी नहीं है। मछली में गलफड़े सिर के पीछे स्थित होते हैं और श्वसन के लिए जिम्मेदार होते हैं। आँख, मुख, क्लोम, अंश, पंख, श्रोणि पंख, पृष्ठ पंख, पूंछ। स्कालियोडान डॉगफिश सरीसृप जैसे कछुए और मगरमच्छ में संतान का लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम से नहीं बल्कि पर्यावरण के तापमान से निर्धारित होता है। जैसे वह तापमान जिस पर निश्चित अंडा रखा जाता है। तापमान निर्भरता: कुछ सरीसृपों में अंडे की परिपक्वता की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान तापमान ही यह निर्धारित करता है कि भ्रूण मेल बनेगा या फीमेल। निश्चित अंडा: यह प्रक्रिया तभी शुरू हो सकती है जब अंडा निषेचित फर्टिलाइज्ड हो चुका हो और उसमें भ्रूण का विकास शुरू हो गया हो। पौधे अचल रहते हैं। प्राणी भोजन, साथी और आश्रय की तलाश में भटकते हैं। पौधे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। प्राणी में अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। पौधे में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्राणी में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधे केवल जड़ और तने के शीर्ष तथा संवहनी पुटिका कैम्बियम वाले क्षेत्र में ही वृद्धि होती है, यानी कुछ ही भाग बढ़ते हैं। प्राणी पूरे शरीर में अलग अलग अंगों और ऊतकों की वृद्धि होती है, यानी वृद्धि संपूर्ण शरीर में होती है, न कि कुछ भागों तक सीमित। पौधे में सख्त मृत ऊतक अधिक होते हैं, जबकि जानवरों में लगभग सभी ऊतक जीवित रहते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा बनाते हैं और गतिशीलता न होने से
ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। जानवर में गति व्यवहार अधिक होने से ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। पौधों में ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम है। अमरबेल एक पौधा या बहुकोशिकीय होता है। ब्रेड फफूंद म्यूकर कवक है और यह बहुकोशिकीय होता है। जू एक परजीवी कीट है और यह बहुकोशिकीय जीव है। पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है जो एक कोशिकीय जीव है, जल में पाया जाता है। अमरबेल एक परजीवी पुष्पी पौधा है। यह स्वयं प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता और अपना भोजन आश्रयी पौधे से शोषक अंगों द्वारा प्राप्त करता है, इसलिए यह परजीवी पोषण पैरासिटिक न्यूट्रिशन का उदाहरण है। मशरूम सैप्रोफाइटिक पोषण करता है, मृत और सड़ी गली वस्तुओं से पोषण प्राप्त करता है। अमीबा ग्रहणशील पोषण करता है, भोजन को निगलकर पचाता है। यीस्ट सैप्रोफाइटिक है, यह शर्करा को विघटित कर ऊर्जा लेता है किण्वन द्वारा। परजीवी पौधे में अमरबेल लोरेंथस, आंशिक परजीवी में वंशधर जैसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और आंशिक पोषण आश्रयी पौधे से लेते हैं। मानव शरीर में परजीवी प्लाज्मोडियम तथा जू फीता कृमि। पैरामीशियम एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं जिन्हें पश्चमाभिका सीलिया कहा जाता है का प्रयोग करता है। पैरामीशियम एक निश्चित आकृति वाला एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। इसमें भोजन ग्रहण करने का एक विशिष्ट स्थान होता है। ओरल ग्रूव साइटोस्टोम यह अपनी सतह पर मौजूद सीलिया की सहायता से भोजन को उस स्थान तक ले जाता है। यही इसकी विशेषता है जो इसे अमीबा जैसी आकृति बदलने वाले जीवों से अलग करती है। जू बहुकोशिकीय परजीवी कीट एक कोशिकीय नहीं है। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ है, लेकिन इसमें सीलिया या निश्चित आकृति नहीं होती है। यूग्लिना एक कोशिकीय प्रोटिस्ट है, इसमें फ्लैजेला कशाभिका होते हैं, सीलिया नहीं। जलीय प्राणी जैसे मछलियाँ अपशिष्ट का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में करती हैं। मछलियाँ व अन्य जलीय प्राणी अधिकतर अमोनोटेलिक होते हैं। ये अपशिष्ट को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। चूँकि ये जल में रहते हैं इसलिए अमोनिया को सीधे ही बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि जल इसकी विषाक्तता को तुरंत पतला कर देता है। यूरिक अम्ल स्थलीय सरीसृप और पक्षियों में पाया जाता है। इन्हें यूरिकोटेलिक बोला जाता है। यूरिया अधिकांश स्तनधारी जैसे मनुष्य में पाया जाता है। अब देखिए स्वेद लवण, यह स्तनधारियों के स्वेद ग्रंथियों से निकलते हैं, मछलियों में नहीं। अमोनोटेलिक प्राणी अधिकांश जलीय अकशेरुकीय उभयचर मछलियाँ। यूरिकोटेलिक में प्राणी मानव, मेढक, शार्क आदि। यूरिकोटेलिक में प्राणी, पक्षी, कीट, सरीसृप आदि। परजीवी वे जीव होते हैं जो मेजबान होस्ट कहलाने वाले किसी अन्य जीवित जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहते हैं और बिना उसे तुरंत मारे उसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये मेजबान को केवल नुकसान पहुंचाते हैं या धीरे धीरे कमज़ोर करते हैं। अब देखिए जू ये जानवरों
के सिर और शरीर पर रहती हैं, उनसे खून चूसकर पोषण प्राप्त करती हैं। फीता कृमि ये जानवरों की आंतों के अंदर रहते हैं और पचे हुए भोजन को सीधे अवशोषित करते हैं। जोंक ये अन्य जीवों की त्वचा से चिपक जाती हैं और उनका खून चूसकर पोषण प्राप्त करती हैं। अमरबेल यह एक परजीवी पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। यह अन्य पौधों पर लिपटकर उनमें विशेष जड़ें चूसकांग डालकर उनसे पोषक तत्व प्राप्त करता है। अब देखिए, फीता कृमि, शेर, ईस्ट जू शेर एक शिकारी प्रीडेटर हैं जो अपने शिकार को मारकर पोषण प्राप्त करते हैं। ईस्ट मृतजीवी है। कुटकी, अमरबेल, जोंक, अमरबेल, आर्किड आमतौर पर सहजीवी सिम्बायोटिक होते हैं या एक अधिपादप के रूप में एक बड़े पेड़ पर बढ़ते हैं, लेकिन वे उस पेड़ से पोषण नहीं चूसते हैं। अमरबेल, आर्किड, यीस्ट और मशरूम मृतजीवी हैं जो मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, न कि जीवित पौधों या जीवों से। निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है? अमोनिया। अब देखिए, क्रिएटिनिन यह मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में मांसपेशियों के चयापचय का अपशिष्ट है। क्षेत्रीय विषम तापीयता निम्नलिखित कीटों में देखी जाती है। देखिए, भौरा और पतंगों में क्षेत्रीय विषम तापीयता उस घटना को संदर्भित करती है जहां जीव अपने शरीर के विभिन्न भागों या क्षेत्रों में अलग अलग तापमान बनाए रखने में सक्षम होते हैं। भौरे क्षेत्रीय विषम तापीयता वाले जीव का एक और उदाहरण है। वे प्रतिधारा ऊष्मा विनिमय दिखाते हैं जहां वक्ष में ऊष्मा बरकरार रहती है और उदर से खो जाती है। पतंगे भी क्षेत्रीय विषम तापीयता दिखाते हैं क्योंकि वे उड़ान भरने से पहले मुख्य रूप से वक्ष में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, लेकिन उनका उदर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जैसे हाइड्रोलेज एंजाइम, जो अनावश्यक या मृत कोशिकांगों को तोड़कर पुनः उपयोगी बनाते हैं। जब किसी कारणवश लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है तो इसके एंजाइम पूरी कोशिका को ही पचा देते हैं। यही कारण है कि इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र, राइबोसोम को प्रोटीन कारखाना, प्रोटीन फैक्ट्री, गोल्जी बॉडी को कोशिका का डाकघर, पोस्ट ऑफिस, गोल्जी तंत्र को या गोल्जी बॉडी को कोशिका का यातायात प्रबंधक, सेंट्रोसोम को पशु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में सहायक, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी 1955 में। कोशिकीय श्वसन का पहला चरण, जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरूवेट में विखंडन होता है, किस कोशिकांग में घटित होता है? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला चरण ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। इसमें एक ग्लूकोज 6 कार्बन का विखंडन होकर 2 पाइरूवेट अणु 3 कार्बन बनते हैं। यह पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में होती है, न कि माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद बनने वाला पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर
क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एटीपी उत्पादन करता है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों में संभव है। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर एक ग्लूकोज अणु से कुल 36 से 38 एटीपी यूकेरियोट्स में प्राप्त होते हैं। लाइसोसोम कोशिकीय अपघटन और अवशेषों को नष्ट करने का कार्य करता है। केंद्रक आनुवांशिक सामग्री डीएनए को संग्रहीत और नियंत्रित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के अगले चरणों क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में शामिल होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कोशिका भित्ति होती है। यह मुख्य रूप से सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन से बनी होती है। कोशिका को यांत्रिक बल प्रदान करना, आकृति बनाए रखना, पर्यावरणीय कारकों जैसे जल का दबाव, रोगाणु, भौतिक चोट से सुरक्षा करना, टर्गर दाब को संतुलित रखना। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं, शैवाल, कवक और कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। पशु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, केवल प्लाज्मा झिल्ली होती है। कोशिका भित्ति अर्ध पारगम्य नहीं बल्कि पूर्ण पारगम्य होती है। कवकों की कोशिका भित्ति मुख्यतः काइटिन से बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पौधे में पाए जाते हैं? लवक प्लास्टिड ये केवल पौधों और शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये भोजन निर्माण, भंडारण और रंग देने का काम करते हैं। कोशिका भित्ति भी केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। मुख्य अंतर कोशिकांगों के आधार पर कोशिका भित्ति सेल वाल्व पादप कोशिका सेलुलोज से बनी कठोर संरचना वाली उपस्थित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। प्लास्टिड पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जैसे क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए। जंतु कोशिका में नहीं होता है। अब देखिए वैक्यूल पादप कोशिका में बड़ा केंद्रीय रसधानी में पाई जाती है। जंतु कोशिका छोटे व अस्थायी वैक्यूल होते हैं। सेंट्रियोल पादप कोशिका में सामान्यतः अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है तथा सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में सहायक होता है। लाइसोसोम पादप कोशिका में बहुत कम या लगभग अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसमें क्लोरोफिल नामक हरा रंग द्रव्य होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जिससे सूर्य की ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं। क्रोमोप्लास्ट इसमें पीले, नारंगी या लाल रंग के पिगमेंट कैरोटीनॉयड पाए जाते हैं। ये फूलों और फलों को रंग देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन होते हैं। ये भोजन और अन्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। इनके भी प्रकार हैं। पहला अमाइलोप्लास्ट स्टार्च का संग्रह करता है। एलाइप्लास्ट यह वसा का संग्रह करता है। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रह करता है। विसरणवा प्रक्रिया है जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कणों का स्वतः संचलन होता है। यह गैसीय विनिमय के लिए जिम्मेदार है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। श्वसन में ऑक्सीजन का प्रवेश
और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना मुख्यतः विसरण द्वारा होता है। गैसों की गति सांद्रण प्रवणता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर निर्भर करती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है जिससे गैस अणु आसानी से आर पार जा सकते हैं। परासरण पानी के अणुओं के आवागमन से संबंधित है जो अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार होता है। अंतः कोशिकता या ठोस और तरल पदार्थों के बड़े अणुओं को कोशिका ग्रहण करने की प्रक्रिया है। अवशोषण या किसी पदार्थ के सोखने या ग्रहण करने की प्रक्रिया है जो गैसीय विनिमय से संबंधित नहीं है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय होता है। आंसर विसरण। जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु वाय माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब को सहन करने में सहायता करता है? कोशिका भित्ति। पादप कोशिका, कवक कोशिका और जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो एक कठोर परत के रूप में कार्य करती है। यह कोशिका को जल के दाब से फटने से बचाती है और उसे अपना आकार बनाए रखने में मदद करती है। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है जो मजबूती देती है। जल प्रवेश करने से कोशिका में त्वरित दाब बढ़ता है जो पादप को खड़ा रहने और आकार बनाए रखने में मदद करता है। जंतु कोशिकाओं में ऑस्मोटिक दाब बढ़ने पर जल का प्रवेश होकर कोशिका फट सकती है। इसे लाइसिस कहा जाता है। लाइसिस कहा जाता है। केंद्रक यह आनुवंशिक सामग्री का केंद्र है। दाब सहन करने में भूमिका नहीं है। कोशिका द्रव्य यह कोशिका का द्रव भाग है जो दाब सहन नहीं कर सकता। प्लाज्मा झिल्ली या लचीली झिल्ली है जो अकेले जल दाब को रोक नहीं सकती। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प पराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? परासरण। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी का प्रवाह उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होता है। अल्प पराशरी विलयन में कोशिका में पानी प्रवेश करता है जिससे उसका आकार और आकृति बढ़ती है। विसरण यह प्रक्रिया केवल गैसों और घुलित पदार्थों के अणुओं के स्थानांतरण को दर्शाती है, पानी के प्रवाह को नहीं। वाष्पोत्सर्जन यह प्रक्रिया पौधों में जल वाष्प के रूप में खोने से संबंधित है जो यहाँ लागू नहीं होती। कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है जिससे वे स्वयं प्रोटीन संश्लेषण कर सकते हैं। यह उन्हें अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है और यह अपना डीएनए लेकर अर्ध स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। गाल्गी काय मुख्य रूप से प्रोटीन और लिपिड का संशोधन और पैकिंग करता है तथा इसमें कुछ एंजाइम होते हैं। केवल कुछ कोशिकांगों में डीएनए होता है जिससे कोशिका की जटिलता और कार्य विभाजन स्पष्ट होता है। अमीबा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को फाइगोसाइटोसिस बोला जाता है। इसमें भोजन को छद्मपाद स्यूडोपोडिया की मदद से पकड़कर फूड वैक्यूल में पचाया जाता है। देखिए पहला चरण
न्यूक्लियस यह अमीबा की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। फूड पार्टिकल बाहर से भोजन दिखाई देता है जिसे अमीबा पकड़ने वाला है। दूसरा चरण स्यूडोपोडिया। अमीबा अपने शरीर से उंगली जैसी उभार निकालता है। यह छद्मपाद भोजन कण को चारों ओर से घेर लेता है। तीसरा चरण भोजन को घेरने के बाद एक थैली जैसी संरचना बनती है जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं। इसमें भोजन कण अंदर कैद हो जाता है। चौथा चरण अब भोजन कण फूड वैक्यूल के अंदर पचता है। पचने के बाद पोषक तत्व कोशिका में फैल जाते हैं और अपचनीय भाग अंत में कोशिका के बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार की भोजन ग्रहण को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। यह होलोजोइक पोषण का उदाहरण है। अमीबा की यह विशेषता दर्शाती है कि वह अपने आकार को बदलकर भोजन पकड़ सकता है। देखिए पहला चरण न्यूक्लियस, फूड पार्टिकल, स्यूडोपोडिया। दूसरा चरण, तीसरा देखिए फूड वैक्यूल। अब देखिए चौथा चरण। निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? यहाँ पे तीर 4 वैक्यूल को दर्शाता है। यहाँ पादप कोशिकाओं में अपशिष्ट उत्पाद संग्रहित होते हैं। रिक्तिका कोशिका का बड़ा हिस्सा घेरे रहती है। इसमें जल, लवण, रंग द्रव्य, पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित रहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जैसे ऑक्सालेट क्रिस्टल, टैनिक अम्ल या अन्य अनावश्यक पदार्थ रिक्तिका में जमा होकर कोशिका को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। यह कोशिका में टर्गर दबाव बनाए रखने और कोशिका को संरक्षित रखने में भी मदद करती है। पादप कोशिका चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका लाइसोसोम, खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका हरित लवक थाइलोक्वाइड, केंद्रक, गाल्जी उपकरण, केंद्रीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, बाह्य कोशिका, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रियन, राइबोसोम, हरित लवक, कोशिका द्रव्य। देखिए यह पादप कोशिका है। अब देखिए यह जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, तारक केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियन, खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, केंद्रकीय झिल्ली, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, गाल्जी उपकरण। जल और गैसीय कारक को पार नहीं कर पाती हैं क्योंकि इसकी कोशिकाओं में सुबेरीन पाया जाता है। सुबेरीन एक मोम जैसा पदार्थ होता है। यह कोशिका भित्ति में जमा होकर उसे जल और गैसों के लिए अभेद्य बनाता है। इसलिए कार्क की कोशिकाएं सुरक्षा प्रदान करती हैं और अंदर की कोशिकाओं को पानी की हानि तथा संक्रमण से बचाती हैं। कार्क की कोशिकाएं मृत होती हैं और इनमें सुबेरीन की मोटी परत होती है जो बाहरी आघात और रोगजनकों से रक्षा करती है। सुबेरीन जल रोधक होने के कारण पौधों में जल संरक्षण की प्रक्रिया में सहायक होती हैं।